राजस्थान राज्य के एक गांव में रहने वाली प्रतिभा जी, जिनकी उम्र लगभग 65 साल की थी और उनके दो बच्चे हैं, बड़ा बेटा हिमांशु और छोटी बेटी श्वेता। प्रतिभा जी का जीवन अपने परिवार के साथ बेहद खुशहाल था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, जिन्होंने उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला है। हिमांशु की शादी रागिनी से हुई थी, जो एक शिक्षित और समझदार महिला थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रागिनी का व्यवहार प्रतिभा जी के प्रति बदलने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर ताने देने लगी और घरों के कामों में प्रतिभा जी की मदद करने से बचने लगी। प्रतिभा जी ने कभी रागिनी से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वह अपने बेटे हिमांशु से भी इस बारे में कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके कहने से घर का माहौल और खराब हो जाएगा। श्वेता, जो शादीशुदा थी और अपने पति के साथ शहर में रहती थी, अपनी माँ से हर हफ्ते फ़ोन पर बात करती थी। जब भी प्रतिभा जी अपनी बेटी से बात करती, तो वह हमेशा यही कहती कि सब ठीक है, लेकिन श्वेता को अपनी माँ की आवाज़ में छिपे दर्द का एहसास हो जाता है। श्वेता ने कई बार अपनी माँ से पूछा कि क्या वे खुश हैं, लेकिन प्रतिभा जी हमेशा टाल देती और कहती, बेटी सब ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, बस वही मेरे लिए काफ़ी है। हालांकि घर के भीतर की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। बहू अब पूरी तरह से घर की मालकिन बन चुकी थी। प्रतिभा जी के साथ और भी बेरुखी से पेश आने लगी। वह उनके काम को नज़रअंदाज करती और जब भी मौका मिलता उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक दिन ऐसा हुआ कि रागिनी ने अपनी बहनों के साथ उस शादी में जाने की तैयारी शुरू कर दी। वह नए कपड़े और गहने खरीदने में लगी हुई थी। प्रतिभा जी ने भी सोचा कि वह इस मौके पर थोड़ी मदद कर लें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहा था। शादी वाले दिन सुबह सुबह प्रतिभा जी ने रागिनी से कहा, बेटी क्या तुम मेरे लिए 2 रोटियां बना दोगी? मुझे बहुत भूख लगी है। रागिनी, जो कि उस समय शादी की तैयारी में व्यस्त थी और अपने महंगे लहंगे और गहनों में खोई हुई थी, उसने गुस्से से जवाब दिया, मैंने इतना महंगा लहंगा पहना है और पार्लर में मेकअप करवाया है, क्या यह सब मैंने तुम्हारी रोटियां बनाने के लिए किया है? जाओ खुद ही बना लो। यह सुनकर प्रतिभा जी के दिल में दर्द का एक तेज झटका लगा। उन्होंने सोचा कि क्या यह वही बहू है जिसे उन्होंने अपने बेटे के लिए इतने प्यार से चुना था। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को छिपाते हुए कहा, बेटी मैं तो बस तुमसे मदद मांग रही थी, मैं खुद ही बना लूँगी। रागिनी ने बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया और शादी की तैयारियों में लग गईं। प्रतिभा जी चुपचाप रसोई में गईं और खुद ही अपने लिए रोटी बना ली। वह मन ही मन बहुत आहत थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद उनके बेटे हिमांशु को इस बारे में कुछ पता चलेगा तो वह कुछ करेगा। लेकिन हिमांशु, जो हमेशा अपनी पत्नी की बातों में उलझा रहता था, इस बात को नज़रअंदाज कर गया। शाम को जब रागिनी शादी में चली गई और घर में सन्नाटा छा गया, तब प्रतिभा जी ने हिमांशु से बात करने की ठानी। उन्होंने सोचा कि हिमांशु समझदार है और वह अपनी माँ की तकलीफ को समझेगा। उन्होंने बड़े प्यार से हिमांशु को बुलाया और कहा, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हिमांशु, जो अपने काम में व्यस्त था, अनमने ढंग से अपनी माँ की ओर मुड़ा और कहा, हाँ माँ, क्या बात है?
प्रतिभा जी ने धीरे धीरे अपनी बहू के व्यवहार के बारे में बात शुरू की। उन्होंने कहा, रागिनी अब मुझे पहले जैसा सम्मान नहीं देती। वह मुझसे बिना वजह गुस्सा करती है और मेरे छोटे छोटे कामों को भी नज़रअंदाज करती है। आज जब मैंने उससे सिर्फ 2 रोटियों के लिए कहा तो उसने मुझे बहुत बुरा व्यवहार किया। हिमांशु ने यह सुनकर अपनी माँ की बातों को हल्के में लिया। उसने कहा, माँ तुम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? रागिनी बहुत व्यस्त रहती है और शादी की वजह से शायद वह तनाव में थी। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि वह तुम्हारे खिलाफ है? यह सुनकर प्रतिभा जी का दिल टूट गया। वह जानती थी कि उनका बेटा अब उनकी बातों को समझने की बजाय अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहा है। उन्होंने कोई और बात नहीं की और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद एक ऐसा दिन आया जो प्रतिभा जी की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। उस दिन घर में एक बड़ा झगड़ा हुआ जिसमें रागिनी ने एक बार फिर प्रतिभा जी को बेइज्जत किया। इस बार बात इतनी बढ़ गई कि हिमांशु ने भी अपनी माँ का पक्ष लेने के बजाय अपनी पत्नी की बातों का समर्थन किया। गुस्से में आकर हिमांशु ने अपनी माँ को थप्पड़ मार दिया और चिल्लाकर कहा, तुम हमारे बीच क्यों आती हो? अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो चुपचाप रहो, वरना इस घर से निकल जाओ। प्रतिभा जी को यकीन नहीं हुआ कि उनके अपने बेटे ने उनके साथ ऐसा किया है। वह हैरान रह गई और उनके आंसू उनके गालों पर आ गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया वही बेटा एक दिन उन्हें इस तरह बेइज्जत करेगा और घर से बाहर निकाल देगा। वह चुपचाप अपने कमरे में गई और अपना थोड़ा बहुत सामान बांधने लगी। उनके दिल में एक अजीब सी टीस थी, जैसे सारी दुनिया ने उन्हें छोड़ दिया हो। जब वह घर से बाहर निकली तो उनके कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखों में दर्द का सैलाब था। बाहर जाते ही प्रतिभा जी ने अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी बेटी श्वेता को फ़ोन किया। श्वेता उस वक्त अपने घर में थी और जब उसने अपनी माँ का फ़ोन देखा तो वह तुरंत उसे उठाने लगी। फ़ोन उठाते ही उसने कहा, माँ कैसी हो, सब ठीक है ना? प्रतिभा जी की आवाज़ काँप रही थी। उन्होंने कहा, बेटी मैं ठीक नहीं हूँ, तुम्हारा भाई और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। श्वेता यह सुनकर हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम क्या कह रही हो माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? हिमांशु और रागिनी ने तुम्हें घर से निकाल दिया? प्रतिभा जी ने अपनी बेटी को सारी बातें बताईं, कैसे रागिनी ने उनके साथ बदसलूकी की और हिमांशु ने भी उनका साथ देने के बजाय उन्हें थप्पड़ मारा और घर से निकाल दिया। यह सुनकर श्वेता का खून खौल उठा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब मैं उस हिमांशु और रागिनी को सबक सिखा कर रहूँगी। श्वेता ने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और तय कर लिया कि अब वह अपने भाई और भाभी के खिलाफ कदम उठाएगी। श्वेता ने अपने घर से निकलते ही एक फैसला लिया कि वह अपने भाई और भाभी के साथ अब कोई रियायत नहीं बरतेगी। उसकी माँ ने जो सहा अब वह सहन नहीं करेगी। रास्ते में चलते चलते उसकी आंखों में गुस्से के आंसू थे, लेकिन उसने दिल में ठान चुकी थी कि वह इस बार अपने भाई और भाभी के सामने अपना हक लेकर ही रहेगी। जब वह अपनी माँ के पास पहुँची तो उसे देखकर प्रतिभा जी की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। श्वेता ने अपनी माँ को गले से लगाया और कहा, माँ अब मैं यहाँ हूँ, अब कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा।
प्रतिभा जी ने एक लंबी सांस ली और महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं है। श्वेता ने अपनी माँ से कहा, अब हमें कुछ सोचना होगा। मैं इस बात को यूं ही छोड़ने वाली नहीं हूँ। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। प्रतिभा जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आँखों से साफ झलक रहा था कि वह इस दर्द से कितनी टूटी हुई हैं। श्वेता ने कुछ देर सोचा और फिर एक साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। उसने कहा, माँ, मैं खुद जाकर देखती हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। तुम यहाँ रहो, मैं कुछ समय में लौटती हूँ। प्रतिभा ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि श्वेता के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है उसे शांत करने का यही एक तरीका है। श्वेता ने अपने भाई के घर की ओर रुख किया। उसका मन अंदर से बेचैन था, लेकिन वह हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। जब वह अपने भाई के घर पहुंची तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। वह चुपचाप अंदर चली गई और जो उसने देखा उसने उसे अंदर से झकझोर दिया। वहाँ पर रागिनी, उसकी भाभी, किसी अजनबी व्यक्ति के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। श्वेता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका दिमाग घूम गया और वह खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। वह नहीं चाहती थी कि वे दोनों उसे देखें, इसलिए वह चुपचाप छिपकर यह सब देखती रही। श्वेता का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में वह क्या करे। कुछ पल सोचती रही और फिर उसे एक विचार आया। उसके पास इस गलत काम का सबूत होना चाहिए। उसने धीरे से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और पूरे दृश्य का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। यह सारा दृश्य रिकॉर्ड करते वक्त श्वेता के मन में एक ही सवाल था, क्या उसका भाई हिमांशु इस बारे में जानता था? क्या उसे अपनी पत्नी की बेवफाई का अंदाज़ा भी था? अगर नहीं तो यह वीडियो उसे सब कुछ बता देगा। जब श्वेता ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया तो वह चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गई। उसने सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि वह तुरंत जाकर अपने भाई को यह सब बताए, लेकिन उसने तय किया कि अभी सही वक्त नहीं है। वह चाहती थी कि रवि को यह बात किसी बड़े धमाके की तरह पता चले, ताकि वह समझ सके कि उसकी पत्नी ने उसके साथ क्या विश्वासघात किया है। श्वेता के दिमाग में अब एक नई योजना बन रही थी। वह चाहती थी कि वह इस सबको कानून के अनुसार अंजाम दे, ताकि रागिनी और वह व्यक्ति जिसे वह अपने भाई के साथ धोखा दे रही थी, उसको उनकी करनी का फल मिले। श्वेता घर लौट आई और अपनी माँ के पास जाकर उसे यह सब नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ अभी इस बारे में कुछ जाने, क्योंकि प्रतिभा जी पहले से ही काफ़ी आहत थी। श्वेता ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। इसके बाद श्वेता ने अपने फ़ोन पर उस वीडियो को सुरक्षित रखा और अगली सुबह अपने वकील से मिलने का फैसला किया। वह चाहती थी कि वह सब कुछ सही कानूनी तरीके से करे, ताकि उसकी भाभी और वह आदमी कानून की पकड़ में आ सके। अगली सुबह श्वेता ने अपने परिवार के एक करीबी वकील से मुलाकात की। उसने वकील को सारी बात बताई और वीडियो दिखाया। वकील ने वीडियो देखकर कहा, तुम्हारे पास पुख्ता सबूत है। अब
हमें सिर्फ पुलिस में शिकायत दर्ज करानी है, इसके बाद कानून अपने हिसाब से काम करेगा। श्वेता ने वकील की सलाह मानकर पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उसने पुलिस को वीडियो का भी जिक्र किया ताकि उन्हें पूरा मामला समझ में आ सके। पुलिस ने तुरंत ही इस मामले को संज्ञान में लिया और एक जांच शुरू की। श्वेता जानती थी कि यह सब बहुत बड़ा कदम था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने भाई को इस धोखे के बारे में बताएगी और वह इस मामले को अब वहीं ख़त्म नहीं होने देगी। अगले दिन पुलिस ने रागिनी और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जब यह खबर हिमांशु तक पहुंची तो वह सदमे में था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ यह गद्दारी की है। उसने श्वेता से संपर्क किया और पूछा, श्वेता, यह सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। श्वेता ने बड़े धैर्य से कहा, भाई, मैं जानती हूँ कि यह सब सुनना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने वह सब अपनी आँखों से देखा और वीडियो भी बनाया है। रागिनी ने तुम्हारे साथ जो किया वह माफ़ी के काबिल नहीं है। हिमांशु पूरी तरह टूट गया था। उसने श्वेता से कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी ज़िंदगी इस मोड़ पर आ गई है। मुझे क्यों कुछ समझ नहीं आया। पहले श्वेता ने उसे संभालते हुए कहा, भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने माँ के साथ जो किया उसका जवाब तुम्हें मिल गया है, लेकिन अब हमें स्थिति को सही तरीके से संभालना होगा। हिमांशु, जो अपनी पत्नी के धोखे और अपनी माँ के साथ किए गए बुरे व्यवहार से पूरी तरह से टूट चुका था, श्वेता से और प्रतिभा जी से माफ़ी मांगने लगा। अब तक पुलिस ने रागिनी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था और मामले की जांच शुरू कर दी थी। हिमांशु ने फैसला किया कि वह अपनी माँ से माफ़ी मांगेगा और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेगा। उसने श्वेता से कहा, मुझे माँ से मिलना है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। श्वेता ने अपने भाई का साथ देते हुए कहा, माँ को अब तुम्हारी माफ़ी से ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अगर तुम वाकई अपनी गलती को समझते हो तो उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। हिमांशु ने जाकर अपनी माँ के पैर पकड़े और उनसे माफ़ी मांगी। प्रतिभा जी, जो अपने बेटे से अब भी बहुत प्यार करती थी, उसे माफ़ कर दिया, लेकिन उनके दिल में एक टीस थी जिसे वह कभी भूल नहीं सकती थी। अब परिवार में एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। श्वेता ने अपने भाई को संभाला, अपनी माँ का ख्याल रखा और रागिनी को उसकी गलती की सज़ा दिलवाई, लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी था। श्वेता ने तय कर लिया था कि वह अब अपने भाई को एक नई जिंदगी शुरू करने में मदद करेंगी, लेकिन इसके लिए उसे अपनी माँ के साथ मिलकर एक और बड़ा कदम उठाना था। अब तक सब कुछ बदल चुका था। हिमांशु ने अपनी माँ से माफ़ी तो मांग ली थी, लेकिन प्रतिभा जी के दिल में अब भी एक घाव था जिसे भरने में समय लगने वाला था। श्वेता ने भी अपनी भाभी और उस अजनबी को गिरफ्तार करवा दिया था, लेकिन उसकी नज़र में अभी भी बहुत कुछ था जो उसे ठीक करना था। उसे लग रहा था कि यह सब खत्म नहीं हुआ था। एक दिन श्वेता को अचानक कुछ अजीब बातों का पता चली। जब वह पुलिस स्टेशन से निकल रही थी तो उसने देखा कि रागिनी और वह अजनबी आदमी पुलिस के साथ कुछ छुपी बातें कर रहे थे। वह यह सब देखकर चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस जो रागिनी और उसके साथी को पकड़कर लाई थी, अब
उनसे क्या बातें कर रही थी। श्वेता ने निश्चय किया कि वह इस पर पूरी नज़र रखेगी। उसने अपने एक पत्रकार मित्र को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ बड़ा घोटाला हो रहा है। श्वेता की दोस्त अंकिता, जो एक अनुभवी पत्रकार थी, उसने तुरंत इस मामले में गहरी पड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने एक योजना बनाई कि वह इस पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी और पता लगाए कि पुलिस और रागिनी के बीच क्या साजिश चल रही है। अंकिता ने सबसे पहले पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। वहाँ एक के बाद एक फाइल खोलती गई और जल्द ही उसे कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों में कुछ ऐसे बड़े नाम थे जिनका संबंध रागिनी के साथ हो सकता था। अंकिता ने श्वेता को बताया, यहाँ कुछ बड़ा गड़बड़ है। तुम्हारी भाभी रागिनी का संबंध कुछ अमीर लोगों से है और लगता है वह लोग इस मामले में पुलिस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रागिनी और उसका साथी बच सके। श्वेता को यह सुनकर झटका लगा। उसे लग रहा था कि उसने रागिनी को सजा दिलाकर सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन अब मामला और भी उलझ गया था। उसी रात अंकिता ने पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी होकर एक गुप्त योजना करने का फैसला किया। उसने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण सेट किए ताकि वह पुलिस और रागिनी के बीच की बातचीत को रिकॉर्ड कर सके, और जो उसने रिकॉर्ड किया वह बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस अधिकारी रागिनी से पैसे मांग रहे थे ताकि वे उसके केस को कमज़ोर कर सके। रागिनी और अंकिता ने यह सबूत इकट्ठा कर लिया और अब वे इसे कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार थी। इस बीच श्वेता का भाई हिमांशु अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसे अब समझ आ गया था कि उसकी भाभी रागिनी ने न केवल उसे धोखा दिया बल्कि उसकी माँ के साथ भी अन्याय किया। उसने अपनी माँ से और भी माफ़ी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन प्रतिभा जी अब भी पूरी तरह से इस घटना से उभर नहीं पा रही थी। हिमांशु को यह भी चिंता थी कि रागिनी वापस आकर कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दे। इसी बीच श्वेता ने हिमांशु से कहा, भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। रागिनी और उसके साथी के पीछे जो ताकतें हैं वे उन्हें आसानी से छोड़ने वाली नहीं हैं। हिमांशु ने श्वेता की बातों को गंभीरता से लिया और उसने तय किया कि वह श्वेता के साथ मिलकर इस पूरे मामले को सुलझाएगा। और अंकिता ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वह बहुत बड़ा सबूत था। वे कोर्ट में इस वीडियो को पेश करने का प्लान कर रही थी। अगले दिन श्वेता और अंकिता ने कोर्ट में जाकर इस वीडियो को पेश किया। जज ने यह वीडियो देखकर पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, यह बेहद शर्मनाक है कि पुलिस अपने कर्तव्यों को भूलकर भ्रष्टाचार में लिप्त है। यह मामला अब और भी गहरा हो गया है। इस बीच रागिनी और उसका साथी जो जेल में थे, उन्हें यह खबर मिली कि उनका बच निकलना अब मुश्किल है। रागिनी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सारे प्लान कैसे फेल हो गए। उसने अपने उस साथी से कहा, तुमने कहा था कि पुलिस हमारे साथ है, फिर यह सब कैसे हुआ? उसका साथी भी हैरान था, लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। श्वेता, हिमांशु और प्रतिभा जी को यह जानकर खुशी हुई कि अदालत ने अब इस मामले की गहरी जांच के आदेश दिए हैं। अब कहानी एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। श्वेता ने अपने भाई को फिर से संभालने की कोशिश की, लेकिन हिमांशु अब भी खुद को दोषी मान रहा था।
उसने श्वेता से कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी ही पत्नी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। श्वेता ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भाई यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने रागिनी पर विश्वास किया, लेकिन उसने तुम्हारे साथ धोखा किया। अब हमें यह देखना है कि हम इससे कैसे बाहर निकलें और अपनी ज़िंदगी को फिर से कैसे शुरू करें। हिमांशु ने श्वेता की बातों को समझा और अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था, लेकिन अब मैं तुम्हें और श्वेता को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रतिभा जी, जो अब तक चुपचाप यह सब सुन रही थी, उन्होंने आखिरकार कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि तुमने गलती की, लेकिन अब तुमने अपनी गलती सुधार ली। लेकिन श्वेता और अंकिता को अब भी वह संतोष नहीं था। उन्हें लगता था कि अभी कुछ और करना बाकी है। श्वेता, हिमांशु और प्रतिभा जी अब एक नई शुरुआत की ओर देख रहे थे, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। रागिनी और उसके साथी को जेल में बंद कर दिया गया था और अदालत ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश भी दिए थे। लेकिन इस पूरी घटना ने श्वेता के मन में कुछ सवाल खड़े कर दिए थे। उसे लगता था कि इस घटना का केवल कानूनी समाधान ही पर्याप्त नहीं था। परिवार में जो दरारें आई थी उन्हें भरना भी जरूरी था। हिमांशु अब भी अंदर ही अंदर टूट चुका था और एक और उसने अपनी पत्नी के धोखे का सामना किया था और दूसरी ओर उसने अपनी माँ के साथ हुए अन्याय को भी देखा था। वह इन सब घटनाओं से उभरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन की पीड़ा उसे बार बार यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि कहीं न कहीं उसकी भी गलती थी। एक दिन हिमांशु अपनी माँ प्रतिभा जी के पास आया और कहा, माँ मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन मैं सच में बदलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? प्रतिभा जी ने उसे देखते हुए कहा, बेटा मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराया। मैंने हमेशा सोचा कि तुम वह कर रहे हो जो तुम्हें सही लगता था, लेकिन तुमने रागिनी की बातों में आकर अपनी माँ को गलत समझा। माफ़ करना आसान नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम बदल गए हो। हिमांशु ने अपनी माँ के पैर छूते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ माँ, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। इस बीच श्वेता ने अपनी जांच पूरी कर ली थी और उसने कोर्ट में वह सारे सबूत जमा कर दिए थे जो उसने और अंकिता ने जुटाए थे। जज ने रागिनी और उसके साथी को लंबे समय तक जेल में रखने का फैसला सुनाया। साथ ही पुलिस में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके लिए भी जांच शुरू की गई। जब रागिनी को यह सज़ा सुनाई गई तो वह जेल में बैठकर सब कुछ सोचने लगी। उसने सोचा कि आखिर उसे क्या मिला इस धोखेबाजी से। उसने अपना परिवार, अपना सम्मान, सब कुछ खो दिया। अब वह पछतावे में डूबी हुई थी, लेकिन यह पछतावा उसके जीवन में बहुत देर से आया था। श्वेता ने अपनी जीत का जश्न मनाने की बजाय यह सोचा कि उसने अपने परिवार को कैसे संभालना है। अब जब रागिनी जेल में थी और हिमांशु अपनी गलतियों से सीख रहा था, तो वह चाहती थी कि उनका परिवार फिर से खुशहाल हो सके। हिमांशु ने अब फैसला किया कि वह अपनी माँ के साथ रहकर उनकी सेवा करेगा। उसने श्वेता से कहा, अब हमें एक नई शुरुआत करनी है। माँ के साथ हमें अपना जीवन फिर से सही रास्ते पर ले जाना है। श्वेता ने भी इस बात का समर्थन किया और कहा, हाँ भाई,
अब हमें माँ को वह सारा सुख और सम्मान देना है जो उन्होंने हमसे छीन लिया था। कुछ हफ्तों बाद प्रतिभा जी का जन्मदिन आने वाला था। यह उनके लिए बहुत खास मौका था क्योंकि इतने वर्षों के बाद उन्हें अपने परिवार के साथ खुशी का अनुभव हो रहा था। श्वेता और हिमांशु ने मिलकर यह तय किया कि वे इस साल माँ का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हिमांशु ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया और श्वेता ने पूरी तैयारी की। उन्होंने घर को सजाया और प्रतिभा जी के लिए एक विशेष पार्टी को प्लान किया। जब प्रतिभा जी ने यह सब देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा, लेकिन आज मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशहाल माँ मानती हूँ। हिमांशु और श्वेता ने एक खूबसूरत केक मंगवाया जिस पर लिखा था, हमारी प्यारी माँ के लिए जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब प्रतिभा जी ने केक काटा तो पूरा परिवार खुशियों में डूब गया। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आया। श्वेता को अचानक एक फ़ोन आया। वह फ़ोन उसकी पत्रकार दोस्त अंकिता का था। अंकिता ने बताया, श्वेता, मुझे कुछ और चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। रागिनी का मामला केवल व्यक्तिगत धोखाधड़ी नहीं था, बल्कि इसमें और भी बड़े लोग शामिल हैं। श्वेता ने तुरंत इस मामले में और गहराई से जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर रागिनी के पीछे कुछ और बड़े लोग हैं तो उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। अंकिता ने श्वेता को सारी जानकारी दी और बताया कि कैसे रागिनी का संबंध एक बड़े गैंग से था जो कई अन्य अपराधों में भी लिप्त था। यह सुनकर श्वेता चौंक गई। उसने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और इस नई जानकारी को अदालत में पेश करने की योजना बनाई। अदालत में पेशी के दौरान जज ने इस नई जानकारी पर ध्यान दिया और रागिनी के केस को और भी सख्त धाराओं के तहत चलाने का आदेश दिया। अब रागिनी और उसके साथियों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप भी लगाए गए थे। रागिनी के खिलाफ यह फैसला आते ही श्वेता और हिमांशु को लगा कि अब उनका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्वेता ने अपने परिवार को फिर से एकजुट कर दिया था और अब वह हिमांशु के साथ मिलकर अपनी माँ के साथ एक नई शुरुआत करने जा रही थी। आखिरकार वह दिन आ गया जब श्वेता और हिमांशु ने अपनी माँ के लिए एक नया घर खरीदा। यह घर सुंदर और विशाल था, जहाँ प्रतिभा जी अब अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह सकती थी। जब प्रतिभा जी ने इस नए घर में कदम रखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, मुझे गर्व है कि मेरे बच्चों ने मुझे फिर से जीवन में वह खुशी दी है जिसे मैंने खो दिया था। और श्वेता ने अपनी माँ से कहा, माँ, यह सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। आपने हमें जो संस्कार दिए उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ समय बाद श्वेता अपने भाई की दूसरी शादी करा देती हैं, जिससे उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अब श्वेता की माँ की जिंदगी में बदलाव आता है। नई बहू उनका बहुत ख्याल रखती है। उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। सभी लोग एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रागिनी और उनका साथी जेल में सज़ा काट रहे हैं। तो दोस्तों, श्वेता ने अपनी माँ के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।